फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। फिक्र आपकी में सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। पड़ोस की फिक्र कब आपके दरवाजे पर आ खड़ी होगी, ये कहा नहीं जा सकता। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान में चल रहे जंग की, जिसका हम आंखों देखा हाल बता रहे हैं। आज सुमित चौधरी ने फॉरवर्ड पोस्ट का रुख किया और वहां के हालात दिखाने के लिए आपको सीधे तालिबान के गढ़ में ले चलेंगे और फिर आपको बताएंगे कि अफगान लैंड का खतरा कैसे पीओके तक पहुंच सकता है, जिसका एकमात्र इलाज है अपना खोया हुआ कश्मीर का हिस्सा वापस लेना। पीओके में हुए चुनाव के जरिए इस फिक्र का विश्लेषण भी करेंगे। आज हम केरल से निकलती कोरोना की तीसरी लहर की आहट भी दिखाएंगे। केरल के बाद उसके बगल के राज्य कर्नाटक में भी संक्रमण फैलने लगा है। हम इस सवाल का विश्लेषण करेंगे कि कोरोना कंट्रोल करने में यूपी की योगी सरकार को क्यों गर्व होना चाहिए और अब तक मॉडल कहे जाते रहे केरल को मॉडल क्यों नहीं कहा जाना चाहिए। और इसके बाद बात होगी मेडल की, जिसमें आज हम 3 उम्मीदें टूटने की कसक दिखाएंगे और भारत की बेटियों पर अब भी कैसे उम्मीद टिकी है बताएंगे। अगर आपका पड़ोसी मुश्किल में है तो ये मुश्किलें आपके भी दरवाजे पर कभी भी खड़ी हो सकती हैं और इसके लिए आपको पहले से तैयारी रखनी होगी। आप समझ गए होंगे हम अफगानिस्तान की फिक्र की बात कर रहे हैं, जिसने पूरे हिंदुस्तान को चिंता में डाल दिया है। इस वक्त पूरा अफगानिस्तान कुछ इस तरह का बैटल ग्राउंड बना हुआ है। जमीन पर हर तरफ टैंक चल रहे हैं, बारूदी धमाके हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, आसमान से भी आग बरस रही है। एक तरफ तालिबानी फौज है तो दूसरी तरफ जल्लाद तालिबानी। और ऐसे हालात में अफगानिस्तान में मानवता पर सबसे बड़ा संकट आ गया है और इसीलिए युद्ध के हर हालात से रूबरू करवाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष तालिबान और अफगानिस्तान के वॉर जोन में पहुंचा है। हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन जान जोखिम में डालकर मैदान जंग से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अफगानिस्तान के 20 राज्यों में तालिबान और अफगानी फौज आमने सामने है। तालिबान के कब्जे की जंग काबुल के करीब तक पहुंच चुकी है और काबुल के पास के इलाकों में भी कुछ इसी तरह के हालात दिख रहे हैं। न सिर्फ काबुल बल्कि कंधार में भी सबसे भीषण युद्ध चल रहा है। हम आपको ग्राफिक्स, एनिमेशन और स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए बैटल ग्राउंड की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही डायरेक्ट तालिबान के वॉर जोन से साहसिक रिपोर्ट्स भी ला रहे हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज आपके लिए यह सब देखना जरूरी है, समझना जरूरी है कि युद्ध क्या होता है, क्योंकि इस युद्ध में अफगानिस्तान का मुस्तकबिल फंस गया है। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया यह सवाल पूछ रही है कि अफगानिस्तान का होगा क्या अफगानिस्तान की जंग और भीषण होने वाली है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम अफगानिस्तान में जान की बाजी लगाकर यही जानने और समझने की कोशिश कर रही है। देखिए युद्ध क्षेत्र से यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यह अफगानिस्तान के महायुद्ध का मैदान है। आसमान में धुआं है, जमीन पर बारूदी धमाके हैं, बेतहाशा मिसाइलें बरस रही हैं। गोलियों के बीच टैंक से गोले दागे जा रहे हैं। रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। कब, कहां, कैसे मौत सामने आ जाए कोई नहीं जानता। तालिबानी जल्लादों से कोना कोना सहमा हुआ है। साल 2001 में अफगानिस्तान की सत्ता से बेदखल होने के बाद से ये पहला मौका है जब अफगानिस्तान में इतने बड़े क्षेत्र पर तालिबान का कब्जा है। ये कब्जा भी तालिबान की महज 2 महीनों की जंगी सनक का नतीजा है। ग्राउंड जीरो से टीवी 9 भारतवर्ष को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तालिबान आतंकियों और अफगान सेना के बीच 20 प्रांतों में भीषण संघर्ष चल रहा है। इनमें गजनी, तखार, हेलमंद, मैदान वर्दक और बाघलान प्रांत शामिल हैं।
उत्तर पूर्व और मध्य प्रांत जैसे गजनी और मैदान वर्दक में तालिबानी आतंकियों की स्थिति ज्यादा मजबूत है। तालिबानी कुंदूज, कंधार और लश्करगाह जैसे प्रमुख शहरों पर कब्जा करने के बेहद करीब हैं। यही नहीं, तालिबानी हेरात पर कब्जे का दावा भी कर रहे हैं। इन इलाकों में तालिबान ने प्रशासनिक केंद्र, पुलिस मुख्यालय और दूसरे सभी सरकारी संस्थान को नियंत्रण में ले लिया है। लेकिन सबसे भीषण युद्ध कांधार में चल रहा है। तभी तालिबान का गढ़ रहा कांधार प्रांत एक बार फिर से जंग का मैदान बन गया है। कांधार वही इलाका है जहां पर 2001 में अमेरिका हमलों के बाद सीधे तौर पर तालिबान और ओसामा बिन लादेन ने, या फिर आप कह सकते हैं अलकायदा ने अपनी पनाहगाह बनाई थी। यानी इस इलाके के अंदर उनका बेस हुआ करता था और अमेरिका ने हमले भी यहीं पर शुरू किए थे। लेकिन एक बार फिर करीबन 20 साल से ज़्यादा के बाद अब दोबारा से कांधार इलाकों के अंदर ही तालिबान अपनी जड़ें मजबूत करने में लग गया है। दूर ही सही, लेकिन दूर दराज के इलाकों में उसने वो ताकत भी हासिल कर ली है जो करीबन 20 साल पहले कांधार में उसको मिली हुई थी। कांधार अफगानिस्तान के घनी आबादी वाले सूबे में से एक है। यहाँ की जनसंख्या करीब 4 लाख है। कांधार में कई सामरिक और व्यापारिक केंद्र हैं और इस पर कब्जे का मतलब है काबुल की गद्दी पर तालिबानी दावेदारी मजबूत होना। यही वजह है कि सबसे भीषण लड़ाई कांधार प्रांत पर कब्जे के लिए ही जारी है। देश के दूसरे सबसे बड़े ठिकाने पर कब्जे के लिए तालिबान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। तालिबान आतंकी अभी यहाँ शहर में नहीं घुस पाए हैं, लेकिन शहर के आसपास के जिलों में भीषण लड़ाई चल रही है। अगर तालिबान इस शहर पर कब्जा करता है तो उसके लिए ये बहुत बड़ी जीत होगी। तालिबान तेजी से आगे बढ़ रहा है। तालिबान हमलों को लेकर अफगानिस्तान की सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसके मुताबिक 4 महीने के दौरान तालिबान ने अफगानी फौज पर 22,000 हमले किए। इनमें 93 आत्मघाती हमले थे, 650 रॉकेट हमले थे, 1675 बारूदी सुरंगों से हमले किए गए थे। वैसे तालिबान को तहस नहस करने में अफगानी फौज भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अफगानी फौज तालिबानी ठिकानों पर जमकर बारूद बरसा रही है। अफगान सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 24,500 से ज्यादा तालिबानी ढेर किए जा चुके हैं। पिछले 5 दिन के दौरान ही 1,000 से ज्यादा आतंकी मारे गए। बल्ख जिले पर तो अफगानी फौज ने दोबारा कब्जा कर लिया है। अब बल्ख पूरी तरह से फौज के कब्जे में है और यहाँ अफगानी फौज निगरानी कर रही है। इन इलाकों में तालिबान को बड़ा नुकसान हुआ है। भागते भागते दहशतगर्दों ने बड़ी तबाही मचाई है, कई घरों को लूट लिया है और मकानों को तबाह किया है। अफगानी फौज के कमांडर लगातार तालिबानियों को ललकार रहे हैं। अफगानी कमांडर फौजियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिरी सांस तक तालिबान के आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे। अफगानिस्तान सरकार का दावा है कि पिछले 1 महीनों में तालिबान ने जहां जहां पर बढ़त बनाई थी वहां सभी इलाकों के अंदर सेना को भेज दिया गया है। इसके अलावा खास तौर पर अफगानिस्तान में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है ताकि तालिबान को आगे बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन तालिबान ये दावा करता है कि उसके कांधार पर ना सिर्फ कब्जा कर लिया बल्कि कई और इलाकों में, हेरात जैसे इलाकों में उसका पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है। और अब तालिबान के बढ़ते खतरे को देखते हुए हजारों की तादाद में लोग हेरात छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ चले गए हैं। तालिबान ने पूरे शहर को घेर लिया है और दोनों तरफ से जोरदार जंग चल रही है। वाकई अफगानिस्तान में 90 के दशक में जैसे हालात थे, आज उससे भी भयानक स्थिति है। पूरा मुल्क वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। हेरात में तो तालिबान ने अपनी कुख्यात हरकतों को कैमरे में रिकॉर्ड तक किया है और फिर उस वीडियो को वॉर विक्ट्री के तौर पर जारी किया है। ऐसे हालात में हम आपके लिए सीधे हेरात के वॉर जोन से लेकर आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट। इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए तालिबान का वो दुर्दांत चेहरा और तालिबान के पीछे की वो ताकत जिसकी शह पर खूनी खेल खेला जा रहा है। अफगानिस्तान की फौज जंग लड़ रही है, जान की बाजी लगाकर लड़ रही है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में नाकाम साबित हो रही है। कई इलाकों में अफगानी फौज की मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर और हथियारों की बड़ी खेप अब तालिबान की हो चुकी है। अफगानिस्तान की सरकार कई ऐसे जिलों से पीछे हट गई जहां वो तालिबान के दबाव को झेलने की स्थिति में नहीं है।
अफगानिस्तान के लोगार में तो जब तालिबान ने हमला किया, अफगानी फौज भाग गई। जब अफगान आर्मी की पोस्ट पर तालिबान आतंकी पहुंचे तो उन्हें हथियारों का जखीरा मिला। ऐसी ही तस्वीरें हेरात से भी आ रही हैं। हेरात शहर के आसपास तालिबान ने कब्जे के लिए जंग तेज कर दी है, लिहाजा अफगानी सेना और तालिबान के बीच संघर्ष और तेज हो गया है। आतंकवादियों ने पुले मालान, कराक और गजारा में सुरक्षा चौकियों पर आक्रामक अभियान शुरू कर दिया है। इसके साथ ही तालिबानी आतंकवादियों ने हेरात प्रांत में ज्यादातर इलाकों पर कब्जे का एक वीडियो भी जारी किया है। टीवी 9 भारतवर्ष इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि तालिबानी लड़ाकों ने अफगानी फौज के हथियारों और गाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। और इन गाड़ियों की संख्या एक दो नहीं बल्कि दर्जनों है। इसमें आर्म्ड व्हीकल के साथ कई दूसरी गाड़ियां भी हैं, जिसका इस्तेमाल अब तक अफगानिस्तानी फौज करते थे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि हेरात के कई इलाके पर कब्जे के बाद तालिबानी हवा में गोलियां बरसा रहे हैं। हजारों लोग तालिबानियों की गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं और तालिबानियों ने जीत का जश्न मनाने के लिए विक्ट्री मार्च भी निकाला है। इस हालात में यह समझना जरूरी है कि अफगानिस्तान के किन इलाकों पर तालिबान का कब्जा है और कहां सरकार का नियंत्रण है। यही नहीं, किस इलाके में भीषण गोलीबारी जारी है। हम आपको अफगानिस्तान का वो नक्शा भी दिखाते हैं, जिससे आप ये समझ सकेंगे। अफगानिस्तान के नक्शे में लाल रंग में दिख रहे हिस्से पर तालिबान का नियंत्रण है। हरे रंग में दिख रहा इलाका पूरी तरह सेना और सरकार के कब्जे में है, जबकि पीले रंग में दिख रहे क्षेत्र में भीषण युद्ध जारी है। इसमें काबुल, कंधार, कुंदुज और लश्करगाह का इलाका भी है। तालिबान ने जिन इलाकों के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत किया है, वहां पर आबादी बहुत कम है। कई जगहों पर तो 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 50 लोग या 50 घर ही हैं। यानी तालिबान उन इलाकों को अपने मजबूती के तौर पर दिखा रहा है। अगर शांति वार्ता होती है तो फिर तालिबान ना सिर्फ इस बात का दबाव बनाएगा, बल्कि उस जीत से लगातार उसकी रणनीतिक या उसको और ज्यादा मनोबल भी मिला है। वैसे 2 महीने का वक्त हो चुका है इस तबाही को, इस बर्बादी को, जंग के मंजर को, इंसान के दरबदर होने को। अफगानिस्तान में तालिबान की जंग भले ही कब्जे की हो, लेकिन इस जंग ने दुनिया को सदी का सबसे खौफनाक मंजर दिखा दिया है। 21वीं सदी के सबसे भीषण युद्ध की विभीषिका से दुनिया रूबरू हो रही है, जिसका अंत फिलहाल नहीं दिख रहा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बड़ी फिक्र ये भी है कि अफगानिस्तान में जो हालात बन रहे हैं उनका भारत पर क्या असर पड़ेगा। इस बात को आप 4 तस्वीरों के जरिए समझिए। हमने आपको अफगानिस्तान की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई कि कैसे पूरा देश धुआं और धमाके के बीच युद्ध का मैदान बना हुआ है, लेकिन इसी दौरान पाक अधिकृत कश्मीर में भी खलबली है। वहां चुनाव के बाद पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जबरदस्त असंतोष है और इस दौरान पाकिस्तान अपनी आदतों से भी बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर में फिर एक बार पाकिस्तान ने बॉर्डर पर ड्रोन भेजा, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। एक तस्वीर हम आपको बदले हुए कश्मीर की भी दिखा रहे हैं, जिसमें अमन चैन की फिजा दिख रही है, और यही वो तस्वीर है जो भारत के दुश्मनों को पसंद नहीं आती। ऐसे में हमारी फिक्र भी यही है कि क्या अफगानिस्तान में बदले हुए हालात का पाकिस्तान फायदा उठा सकता है। भारत का मस्तक न कभी झुका और ना ही कभी झुकेगा। ये बात बार बार सख्त लहजे में पाकिस्तान से कह दी गई, और ये भी कि मसला अब कश्मीर नहीं बल्कि पाक अधिकृत कश्मीर है। उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ, और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। मैं पहले ही कह चुका हूं, अब जम्मू कश्मीर का काम तो खत्म। जम्मू कश्मीर अब भारत का इंटीग्रल पार्ट।
अब यदि बात यदि कुशली होनी होगी किसी मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ, तो केवल पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर बात नहीं होगी। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। अब फिर एक बार भारत के विदेश मंत्री ने अपनी चेतावनी दोहराते हुए पाकिस्तान से कहा है कि वो पाक अधिकृत कश्मीर में अपनी करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। The so-called elections in Indian territory under the illegal occupation of Pakistan are nothing but an attempt by Pakistan to camouflage its illegal occupation and the material changes undertaken by it in these territories. India has lodged a strong protest with the Pakistani authorities on this cosmetic exercise, which has been protested and rejected by the local people. अब यहां से आपके लिए 3 बातें ध्यान देने की हैं। एक तो पाक अधिकृत कश्मीर में चुनाव हुए हैं। दूसरा, तालिबान फिर से अफगानिस्तान में मजबूत हो चुका है। और तीसरी बात, पाकिस्तान फिर एक बार साजिश की अपनी आंख को हवा देने में लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर में कल फिर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन दिखे। सांबा के घगवाल में कल पहला ड्रोन पुलिस थाना और आईटीबीपी के केंद्र के पास, दूसरा ड्रोन सीमावर्ती गांव चिलियारी के पास और तीसरा ड्रोन बड़ी ब्रह्मणा के पास दिखा। पहले ड्रोन पर स्थानीय पुलिस ने देर तक नजर बनाए रखी। दूसरे ड्रोन पर बीएसएफ के जवानों ने गोलियां दागनी शुरू की तो वो वापस चला गया, जबकि 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते तीसरे ड्रोन में सफेद, लाल और हरे रंग की लाइट भी जल रही थी। हफ्ते भर से भी कम समय में यह दूसरा मौका है जब इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ड्रोन देखा गया, और यह तब हो रहा है जबकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। चुनौतियां इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि कश्मीर में सैलानियों की तादाद बढ़ने लगी है। वहां की हवाओं में अब बारूद की गंध नहीं बल्कि बदलाव का गीत है। कश्मीर की बदली हुई तस्वीर को महसूस करने के लिए डल झील से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। फिजा बदल चुकी है। इसका जबरदस्त एहसास तब हुआ जब शिकारे में बैठे नए दौर के कश्मीरी नौजवानों ने गालिब के शेर को बदले हुए अंदाज में पेश किया। तेरे वादे पे जिए हम तो जान छूट जाना कि खुशी से मर न जाते, गर एतबार होता कहूँ किससे कि क्या है शबे गम बुरी बला है, कहूँ किससे कि क्या है शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एतबार होता, नजरे जान से। क्या बात है, आपको ने सुनाया तो मुझे याद आ गया कि आह को चाहिए कुम्र सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो गालिब साहब को एकदम फ्यूजन में सुना दिया आपने। ये कश्मीरियत की खूबसूरती है, कश्मीर की खूबसूरती है। इतनी शानदार इन्होंने गज़ल सुनाई है, आस के अंदाज में सुनाई है, और जो एहसासात हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि गालिब साहब की रूह को बहुत खुशी होगी, बहुत तसल्ली होगी। लेकिन यही खुशी और यही तसल्ली सरहद के उस पार बैठे कुछ लोगों को चुभ रही है, और अफगानिस्तान में जो अशांति फैली हुई है वो भारत के लिए भी हानिकारक हो सकती है। वहां पर वो उनको
सबको एक ये ट्रेनिंग ग्राउंड मिल जाएगा, वहाँ पर ट्रेन करेंगे, वहाँ पर अपना सेफ हेवन्स बनाएंगे, वहाँ पर सबको इक्विप करेंगे और फिर ये जो भी हैं आतंकी हैं इन सबको भारत में भेजा जाएगा, न केवल जम्मू कश्मीर में पर और हिस्सों में भी, जिससे कि वहाँ पर वो आतंकी घटनाएं कर सके और भारत के विरुद्ध, भारत की जो इतनी तेज चाल से आगे विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है, तरक्की हो रही है, उसमें रुकावट डालने के लिए। ये ठीक है कि पीओके में चुनाव कराकर खुद इमरान खान फंस गए। उन पर चुनाव में धांधली कराने के आरोप लगे और चारों तरफ पाकिस्तान से आजादी के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि पीओके पर उसकी पकड़ ढीली पड़े, क्योंकि यहीं से वो भारत के खिलाफ दहशत फैलाने की तैयारियों को अंजाम देता है। हमने सुरक्षा विशेषज्ञों से पूछा कि पाक अधिकृत कश्मीर से पाकिस्तान हट गया तो भारत को कैसे राहत मिलेगी। पहला कारण तो यही है कि जो तालिबानी हैं उनके साथ में जैसे मोहम्मद है, लश्कर-ए-तैयबा है, ISIS के एलिमेंट हैं और उसमें अल-कायदा है और उसको पाकिस्तान की ISI की सपोर्ट भी है और ये सारे जितने नॉन एक्टर्स हैं इनका पीओके से कश्मीर में आने का रास्ता बंद हो जाएगा। पीओके में प्रोएक्टिव होने का दूसरा कारण ये कि कश्मीर की समस्या जो 70 साल से अटकी हुई है वो सॉल्व हो जाएगी। तीसरा कारण ये कि हमारे लिए गिलगित बाल्टिस्तान आने के बाद अफगानिस्तान का रास्ता खुल जाएगा। और चौथी सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होगा कि पीओके का वो स्कार्दू एयरबेस और CPEC जिनके ऊपर चाइना आजकल तो वैसे बंद पड़ा है, उछलता कूदता है, वो सिलसिला भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो क्या ये सही वक्त है कि जो बदलाव कश्मीर के अंदर हो रहे हैं उन्हें और विस्तार दिया जाए, फिर चाहे कोशिशें सीमा पार भी क्यों ना करनी पड़े। और अब फिक्र कोरोना की, जिसकी तीसरी लहर का खतरा और गहरा हो गया है। उसकी एक और बड़ी वजह है केरल, क्योंकि जिस तरह से केरल में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है वो जल्द ही पूरे देश के लिए खतरे का सबब बन सकता है। इसलिए आज एक केंद्रीय टीम केरल पहुंची है। 6 सदस्यीय टीम केरल में हालात और इंतजाम का जायजा लेगी और अगले 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। दरअसल केरल में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बीते दिनों में देश में जितने भी नए केसेस मिल रहे हैं उनमें से आधे केरल में रिपोर्ट हो रहे हैं। मतलब कि कोरोना के संक्रमण की कड़ी इस वक्त केरल में सबसे ज्यादा मजबूत है और धीरे धीरे दायरा भी बढ़ा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी कोरोना केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। मतलब यह कि केरल सुपर स्प्रेडर बनता जा रहा है। यहां न सिर्फ देश के आधे केसेस मिल रहे हैं बल्कि देश के कुल एक्टिव केस के करीब 39% केरल में ही है। फिक्र सिर्फ केरल तक ही सीमित नहीं है बल्कि महाराष्ट्र भी फिक्र बढ़ा रहा है, क्योंकि केरल के बाद सबसे ज्यादा नए केस महाराष्ट्र से मिल रहे हैं और एक्टिव केस के हिसाब से देखें तो देश के 58% से ज्यादा एक्टिव केस सिर्फ महाराष्ट्र और केरल में है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर केरल और महाराष्ट्र वो राज्य जिनकी कोरोना से लड़ाई को रोल मॉडल के तौर पर पेश किया गया है, तारीफ की गई है, वहां लगातार हालात क्यों बिगड़े हुए हैं? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जबकि देश के बाकी राज्यों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में हालात बहुत हद तक काबू में दिख रहे हैं। जहां दूसरी लहर में कोरोना ने जो कहर बरपाया वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से हालात काबू में आए वो भी किसी से छिपा नहीं है। चंद रोज पहले खुद प्रधानमंत्री ने यूपी सरकार की तारीफ की और यूपी सरकार भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी कामयाबी का बखान कर रही है। लिहाजा विरोधी टूट पड़े हैं, कह रहे हैं कि दूसरी लहर में जो हुआ वो क्यों भूल गए हैं। महाराष्ट्र और केरल से तुलना की जा रही है, कहा जा रहा है कि वहां के मुकाबले यूपी में टेस्टिंग कम हो रही है, लिहाजा आंकड़े कम दिख रहे हैं। लेकिन सच क्या है, इसका विश्लेषण आज हम आंकड़ों के आधार पर करेंगे। देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है और माना जा रहा है कि उसकी शुरुआत केरल में हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह दूसरी लहर परवान चढ़ी थी, कमोबेश वैसी ही स्थिति फिर से बनती दिख रही है। दूसरी लहर का कहर बरपने से ठीक पहले जैसे दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में कोरोना काबू में दिख रहा था, इस वक्त भी कुछ वैसा ही नजर आ रहा है।
ये बीते एक हफ्ते में केरल में मिलने वाले कोरोना के नए मामलों का ग्राफ है। केरल में डेली न्यू केस का आंकड़ा करीब 26% बढ़ गया है। 3 दिन से लगातार 22,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं। 27 और 28 जुलाई को यह आंकड़ा देश में मिलने वाले मामलों की तुलना में 51% से ज्यादा रहा है और 29 जुलाई को भी 50% के करीब रहा। यह आज की सच्चाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह जैसे दूसरी लहर में यूपी में हाहाकार मचा था, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक पहलू यह भी है कि दूसरी लहर के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना तेजी से काबू में आया है। केरल, जिसे पहली लहर में कोरोना को कंट्रोल करने के बाद से रोल मॉडल माना जाने लगा था, दूसरी लहर में वो फेल साबित हुआ और देश के बाकी राज्यों में भी सिस्टम ने वायरस के सामने सरेंडर कर दिया, जिसमें यूपी भी था। लेकिन दूसरी लहर से जिस तरह यूपी उभरा है, वो देखकर अब उसे रोल मॉडल कहा जा रहा है। किसी भी एक जगह केस निकलता है तो तुरंत उस पर हम अपनी टीम को भेज के उसका पूरा जांच करना कि किधर से आया, कैसे लगा, कौन से कॉन्टैक्ट उनके संपर्क में आए और माइक्रो मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आज भी हम करते हैं। ये यूपी में बीते 7 दिनों का कोरोना ग्राफ है, जिसे देखकर कहा जा रहा है कि यूपी कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में बहुत हद तक कामयाब हो गया है और इसलिए वहां केस कम आ रहे हैं। अब ये सब या तो यूपी सरकार की कोशिशों से मुमकिन हुआ या फिर ऊपर वाले की कृपा से। लेकिन यूपी में कोरोना संक्रमण काबू में आया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन केरल सरकार की दलील ये है कि वहां केस इसलिए ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि वहां टेस्टिंग ज्यादा हो रही है। We want to make sure that there is no third wave. So we want to make all the situation under the control. So we are doing maximum tests. That's why positive cases are more these days. इसलिए इस दावे को आंकड़ों के आईने से देखना जरूरी हो जाता है। ये बीते एक हफ्ते में केरल और यूपी में टेस्टिंग के आंकड़े हैं। यूपी में लगातार 2 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, 2.5 लाख से ज्यादा टेस्ट भी किए जा रहे हैं, लेकिन केरल में उतने नहीं हो रहे हैं। एक हफ्ते में यूपी ने 17 लाख से ज्यादा टेस्ट किए और सिर्फ 316 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि केरल में करीब 11.25 लाख टेस्ट ही हुए हैं और 1,31,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। फिक्र सिर्फ केरल में लगातार केस बढ़ने की नहीं है, बल्कि रिकवरी रेट घटने से और ज्यादा बढ़ गई है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि केरल में 1.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस है, यानी वो लोग जिनका इलाज चल रहा है, जबकि यूपी में एक्टिव केस का आंकड़ा महज 787 है। साफ है कि सबसे अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में शुमार केरल कोरोना को कंट्रोल करने के हर पैमाने पर पिछड़ता नजर आ रहा है और उन्हीं में से एक है पॉजिटिविटी रेट। पॉजिटिविटी रेट मतलब जितने सैंपल लिए जाते हैं और उनमें संक्रमित पाए गए लोगों का प्रतिशत। केरल में पॉजिटिविटी रेट 13.5% के पार हो गया है, जबकि यूपी में 0.02% है। फिर भी अगर उन दलीलों और आरोपों को एक बार के लिए सच मान लिया जाए, जिसमें कहा जा रहा है कि केरल असली आंकड़े दे रहा है और यूपी छुपा रहा है, तो अगर केरल जितना ही पॉजिटिविटी रेट यूपी में भी मान लिया जाए तो यूपी में बीते एक हफ्ते में कोरोना का ग्राफ कुछ ऐसा होता, यानी उतने ही आंकड़े होने चाहिए थे जैसे दूसरी लहर के दौरान थे और दूसरी लहर जैसा ही हाहाकार मचा होना चाहिए था। लेकिन क्या वैसा हो रहा है? क्या शहर हो या गांव, कहीं भी किसी भी अस्पताल से दूसरी लहर जैसी भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं? नहीं आ रही हैं। क्योंकि सरकार आंकड़े छुपा सकती है, लेकिन कोरोना की कहर की तस्वीरें मजबूरी, मातम और आक्रोश को नहीं छुपा सकती। वैसे ये भी एक सच है कि कोरोना काल में जितना एक्टिव योगी दिखे, उतना एक्टिव शायद ही कोई चीफ मिनिस्टर दिखा हो। ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट के साथ कर्फ्यू और तेज टीकाकरण की नीति का नतीजा सबके सामने है। दूसरी लहर में जब हर दिन 1 लाख केस आने की आशंका जताई गई थी, तब भी 35-36 हजार से ज्यादा केस नहीं निकले और इसे भी झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि दावे अपनी जगह होते हैं और आंकड़े अपनी जगह, जो हमने आपको दिखाए। अब आंकड़ों के आईने में दिखने वाले सच को मानना है या नकारना है, ये आप तय कीजिए। और अब फिक्र मास्क की, जिसे कोरोना काल में
जीवन रक्षक कहा जाता है और दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का चालान भी भरना होता है। लेकिन इस चालान को लेकर नई बहस ये छिड़ी है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने जिस सिविल डिफेंस को चालान काटने के लिए तैनात किया है वो कैश वसूल रहे हैं और इसने आम जनता को किस कदर परेशान कर रखा है, इस रिपोर्ट में देखिए। Improper marks are fine. Listen to me. I am putting a credit card. You will collect the payment. Bring the machine ना। आप खूब वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप कैश में दिल्ली में मास्क ना पहनने को लेकर सिविल डिफेंस और पब्लिक के बीच इस तरह की नोकझोंक के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आप कह रहे हैं कि कैश का चालान है ये, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कैश नहीं लेना है, कैश नहीं देना है, आप बोल रहे हैं कैश का चालान है। हम एटीएम से भी कैश नहीं देंगे। आप सिविल डिफेंस कर्मियों के चालान करने पर दिल्ली पुलिस भी कई बार सवाल खड़े कर चुकी है, लेकिन इन सबसे अलग आम लोगों के सामने बड़ी परेशानी मास्क ना पहनने पर हुए चालान के भुगतान को लेकर है। को हम क्रेडिट कार्ड से दे देंगे, आपको हम डायरेक्ट जमा करा देंगे, आप हमें चालान दे दीजिए। लेकिन आप लोग जबरदस्ती करके कैश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कैश का चालान है ये, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कैश नहीं लेना है, कैश नहीं देना है, आप बोल रहे हैं कैश का चालान है। सुना आपने, कार में बैठा शख्स बोल रहा है कि वो मास्क के चालान का ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है, लेकिन दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग कह रहे हैं कि उन्हें 2000 रुपये कैश चाहिए और इस जिद में उन लोगों ने कार को घेर रखा है, जिसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी। कुछ लोग सादी वर्दी में भी हैं। हालांकि जब कार वाले ने कहीं से 2000 रुपये जुगाड़ कर दिए तो उन्हें जाने दिया गया। अब सवाल उठता है कि क्या दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग मास्क नहीं पहने लोगों का चालान काट सकते हैं? क्या ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट के जरिए मास्क के चालान का भुगतान नहीं हो सकता? क्या केजरीवाल की सिविल डिफेंस चालान का भुगतान सिर्फ कैश में करवाती है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम दिल्ली के आरके आश्रम चौक पहुंची, जहां सिविल डिफेंस की टीम बिना मास्क कार में सवार लोगों का चालान काटने में जुटी थी। इस वक्त हम दिल्ली के आरके आश्रम चौक पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो लोग बिना मास्क के यहाँ से गुजर रहे हैं उनके बाकायदा यहाँ पर चालान किए जा रहे हैं। बाकायदा नोडल ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो टीम है दिल्ली सरकार की तरफ से वो लगातार ऐसे लोगों को यहाँ पर उनकी धरपकड़ हो रही है जो बिना मास्क के यहाँ से अपने व्हीकल्स में गुजर रहे हैं। हम जानना चाहते थे कि आखिर दिल्ली सिविल डिफेंस के लोगों को चालान काटने का अधिकार किसने दिया और इनकी चालान काटने की प्रक्रिया क्या है। क्या ये चालान का भुगतान सिर्फ कैश में ही करवा सकते हैं? तो हमें पता चला कि बिना मास्क वाले लोगों का चालान सिर्फ सिविल डिफेंस के लोग नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए नोडल ऑफिसर जो कि दिल्ली सरकार के अधीन नौकरी करता है उनकी मौजूदगी जरूरी है। जो आवश्यक आईडी होती है वो हम लेते हैं और उनको जो है रसीद भी देते हैं इसकी जो है। अच्छा, ये जो चालान होते हैं नोडल ऑफिसर की निगरानी में ही होते हैं क्या? हाँ, जो भी चालान होते हैं बड़ी ही ट्रांसपेरेंस व्यवस्था है ये। कृपया मास्क लगाइए और जो हम लोग का आवश्यक कार्य है यहाँ पे वो हम लोग चालान की रसीद बनाते हैं उनको। अगर कोई चालान कटवाता है। नोडल ऑफिसर ने हमें यह भी बताया कि चालान का भुगतान 2 तरीके से किया जा सकता है। एक, मौके पर ही कैश दिया जा सकता है। दूसरा, चालान पर पेंडिंग लिख दिया जाता है जिसका भुगतान बाद में SDM रेवेन्यू के ऑफिस में किया जा सकता है। 2000 रुपये लेते हैं और चालान काटते हैं और रसीद उनको देते हैं। आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी उनके पास आईडी अवेलेबल होती है वो आईडी लेते हैं। ओरिजिनल आईडी नहीं लेते हैं, सिर्फ आईडी की हम व्हाट्सएप लेते हैं, फोटो डिटेल लेते हैं और उनकी ओरिजिनल आईडी वापस कर देते हैं और हम उसमें पेंडिंग लिख देते हैं। इसके बाद इसे हम कुछ दिन बाद चालान बुक को ले जाके हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमा करते हैं SDM ऑफिस में। इसके बाद वहाँ पुलिस के थ्रू जो है जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है वो SDM और DM कार्यालय से की जाती है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस पहले ये कह चुकी है कि सिविल डिफेंस के लोग मास्क को लेकर लोगों को परेशान नहीं कर सकते और ना ही उनके बैरिकेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन महामारी के बीच दिल्ली सरकार ने मास्क को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए इनकी ड्यूटी लगाई, लेकिन इनकी दादागिरी से आए दिन लोग परेशान हो रहे हैं और ऊपर से कैश चालान की मुसीबत। अब खेल के महाकुंभ की तरफ बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में आज का दिन लवलीना बोरगोहेन और PV सिंधु के नाम रहा। दोनों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। इन दोनों खिलाड़ियों पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में उम्मीद के टूटने की। ये उम्मीद टूटी दीपिका कुमारी, मनु भाकर और सौरभ चौधरी की। उम्मीद सिर्फ इन खिलाड़ियों की नहीं टूटी बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की भी टूटी। कई साल की मेहनत पर चंद मिनटों में पानी फिर गया।
दीपिका कुमारी दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज की हैसियत से क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरी थीं, लेकिन ओलंपिक में 5 सेट के मैच में वो पहले ही 3 सेट में हार गईं। कोरियाई तीरंदाज एनसान ने उन्हें कहीं टिकने ही नहीं दिया। तीनों सेट को मिलाकर दीपिका ने 4 बार 7 पर निशाना साधा, यानी 10 से काफी दूर। यहीं दीपिका चूक गईं। अब बहस इस बात पर है कि क्या दीपिका कुमारी अपनी साख के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाती हैं? अगर आप भी ऐसी राय बना रहे हैं तो उससे पहले कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। क्वार्टर फाइनल में दीपिका कुमारी को हराने वाली एनसान ने ही इस इवेंट का गोल्ड मेडल जीता। इस मुकाबले में उतरने से पहले ही एनसान टोक्यो ओलंपिक में मिक्स्ड और वुमेन्स टीम के 2 गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। ये 2 बातें हमने आपको सिर्फ इसलिए बताई जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि दीपिका का मुकाबला कितनी दक्ष तीरंदाज से था। ऐसा नहीं है कि दीपिका में दमखम नहीं है, बल्कि इस हार की कसक जितनी खेल प्रेमियों को है उससे कई 100 गुना ज्यादा दीपिका कुमारी को होगी। बचपन के कड़े संघर्षों से लेकर अभी तक के सफर में उनका सबसे बड़ा ओलंपिक मेडल का सपना एक बार फिर छन्न से टूट गया। लेकिन ये खेल है, यहाँ कहने और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। कुछ ऐसी ही कहानी मनु भाकर की भी है। मनु भाकर के पास ओलंपिक मेडल जीतने के 3 मौके थे। वो 10 मीटर एयर पिस्टल के इंडिविजुअल और मिक्स्ड इवेंट के साथ साथ 25 मीटर एयर पिस्टल में भी मेडल की दावेदार थीं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना होगा। जिस शूटर के पास वर्ल्ड कप के 9 गोल्ड मेडल हों, उसके हाथ खाली हैं। पहले इवेंट में पिस्टल में तकनीकी खराबी को दोष दें, ओलंपिक का दबाव कह लें या अनुभव की कमी, पर कड़वा सच यही है कि सपना मनु का भी टूट गया। ख्वाब सौरभ चौधरी के भी पूरे नहीं हुए। करीब 2.25 लाख उधार लेकर पिस्टल दिलाने के बाद शूटिंग का जो सफर शुरू हुआ था, उसकी चमक पूरी दुनिया भर में रही, लेकिन टोक्यो में वो चमक फीकी पड़ गई। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के क्वालिफिकेशन राउंड में टॉप पर रहकर वो फाइनल में लक्ष्य से भटक गए। बावजूद इसके हाथ में पिस्टल या तीर कमान लेकर ओलंपिक का सपना पाले देश भर के हजारों बच्चों के लिए ये पहले भी स्टार थे, अब भी स्टार हैं और आगे भी स्टार रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके नाम के आगे लिखा होगा ओलंपियन। ये ओलंपिक का हिस्सा हैं। मेडल भले न मिला हो, लेकिन ओलंपियन का तमगा इनसे कोई नहीं छीन सकता। मेडल आता तो छाती और चौड़ी हो जाती, मेडल नहीं आया तब भी ओलंपियन के तमगे की चमक को समझिए। आप इस चमक को समझ जाएंगे तो उसमें भी दीपिका, मनु और सौरभ जैसे खिलाड़ियों की जीत है। क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में चिंता का सबब है। आगे जो है सो है। प्यास कभी मिटती नहीं, एक बूंद भी मिलती नहीं और कभी रिमझिम घटाएं पीछा करती। टीवी पर जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया में कई जगह बाढ़, आग, तूफान वगैरह देखकर मेरे एक दोस्त ने बड़े अनमने ढंग से कहा, ये गाना जब बना था तब भी तो यही रोना था कि कभी तो पानी की एक बूंद नसीब नहीं होती और कभी ताबड़तोड़ बारिश पीछा नहीं छोड़ती। मैंने कहा लेकिन पूरी धरती का तापमान इतना कहां बढ़ा था? बोला पता नहीं, हर साल अखबार में यही पढ़ता हूं। सर्दी के मौसम में नीचे जाने का रिकॉर्ड टूटा, गर्मी के मौसम में पारे का ऊपर जाने का रिकॉर्ड टूटा। लेकिन मैंने कहा इतने ग्लेशियर कहां पिघल रहे थे? तो बोला मैंने कब मना किया, लेकिन जितना ध्यान दुनिया चूड़ियां तोड़ने और सिंदूर पोंछकर रोने में लगा रही है, उतना मौसम का सुहाग बनाए रखने की कोशिशों में लगाए तो बात बने। रुदाली नहीं चाहिए, कुदाली उठाकर पेड़ लगाने वाले चाहिए। बाकी तो जो है सो है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।